आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने ऐतिहासिक शोध, पुरातात्विक रिपोर्टों और नोट्स का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है और आज हम इसी गहराई में उतरने वाले हैं। और ये सारी सामग्री हमें भारतीय उपमहाद्वीप के उस अविश्वसनीय सफर पर ले जाती है जहां एक इंसान कच्चा मांस खाने और गुफाओं में छिपने से लेकर पक्की ईंटों के घर बनाने और समाज को वर्गों में बांटने तक पहुंच गया। मतलब पाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक का ये सफर सिर्फ पत्थरों के औजारों की कहानी नहीं है, ये असल में मानव मस्तिष्क के विकास की कहानी है। बिल्कुल। और इस सफर को समझने से पहले मुझे लगता है हमें अपने समय के पैमाने को थोड़ा साफ करना होगा। हाँ, वो बहुत जरूरी है। इन स्रोतों में इतिहास को अक्सर 3 बहुत भारी भरकम शब्दों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। सुनने में तो ये शब्द किसी मोटी सी किताब के पन्नों जैसे लगते हैं। हाँ, थोड़े उबाऊ लग सकते हैं। वही तो। लेकिन असल में इनके पीछे का तर्क क्या है? तर्क बहुत सीधा है। लिखित रिकॉर्ड्स। प्रागैतिहासिक काल वो दौर है जहां इंसान जीवन तो जी रहा था, लेकिन उसने अपने पीछे कोई डायरी, कोई शिलालेख या कोई लिखित साक्ष्य नहीं छोड़ा। मतलब कोई टेक्स्ट नहीं? बिल्कुल, कोई टेक्स्ट नहीं। हमें सिर्फ उनकी हड्डियों और पत्थरों से उनकी कहानी गढ़नी पड़ती है। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जहां लिपि तो है। हाँ, यहाँ इंसान ने लिखना सीख लिया था, जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। उनके पास लिपि है, लेकिन विडंबना यह है कि हम आज तक उस लिपि को पढ़ नहीं सकें। अरे बाप रे। और अंत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से शुरू होता है ऐतिहासिक काल, जहां से हमें ऐसे लिखित विवरण मिलते हैं जिन्हें हम आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। तो अगर इसे आज की भाषा में समझें तो प्रागैतिहासिक काल वो पुराना स्मार्टफोन है जिसका पासवर्ड हम नहीं जानते और उसमें कोई डेटा या फाइल है ही नहीं। एकदम सटीक उदाहरण है ना? और आद्य ऐतिहासिक काल वो फोन है जिसमें डेटा तो बहुत है, लेकिन वो फाइल करप्ट हो चुकी है और स्क्रीन पर सिर्फ अजीब से सिंबल दिख रहे हैं जिन्हें हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो करप्टेड फाइल वाला हिस्सा बिल्कुल सिंधु घाटी की लिपि जैसा है। और ऐतिहासिक काल वो नया अनलॉक फोन है जिसे हम बहुत आसानी से स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। ये तुलना ये समझने के लिए बेहतरीन है कि पुरातत्वविदों के सामने चुनौती कितनी बड़ी होती है। बिना पासवर्ड वाले उस सबसे पुराने फोन को खोलने, यानी भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण काल को समझने की पहली बड़ी कामयाबी 1863 में मिली थी। 1863? हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फुट और उनके मित्र विलियम किंग नाम के 2 ब्रिटिश विद्वानों ने तमिलनाडु के पल्लवरम और अत्तिरम पक्कम नाम की जगहों से पत्थर के हस्तकुठार यानी हैंड एक्स खोज निकाले थे। हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी? जी, ये भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान के अस्तित्व का पहला ठोस प्रमाण था। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इसी प्रागैतिहासिक काल के पहले चरण यानी पूरा पाषाण काल में गोता लगाते हैं। ये वो समय था जब शहरों का तो छोड़िए, एक पक्के घर का भी नामो निशान नहीं था। घर की तो वो सोच भी नहीं सकते थे। इंसान के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था: प्रकृति के कहर और जंगली जानवरों से अपना अस्तित्व बचाना। वह आग से अनजान था, कृषि या पशुपालन के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो पूरी तरह से एक शिकारी संग्राहक था। पत्थरों के औजारों में हो रहे तकनीकी बदलावों के आधार पर हम इस पुरापाषाण काल को भी 3 हिस्सों में देखते हैं: पूर्व, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। ओके। सबसे शुरुआती दौर की बात करें तो 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी में कुछ बहुत ही दिलचस्प उपकरण खोजे, जिन्हें चापर चापिंग पेबल संस्कृति कहा गया। 1 मिनट, चापर चापिंग? मेरे दिमाग में तो इसे सुनकर आधुनिक रसोई का कोई चॉपर याद आ रहा है। असल में ये था क्या? हंसने वाली बात नहीं है, पर काम इसका कुछ वैसा ही था। ये दरअसल नदी के पानी से घिसकर गोल और चिकने हुए बड़े पत्थर होते थे, जिन्हें पेबल कहते हैं। जब इन पत्थरों को एक तरफ से छीलकर धारदार बनाया जाता था तो वो चापर कहलाते थे, और जब दोनों तरफ से छीलकर धार बनाई जाती थी तो चापिंग। अच्छा, तो ये काफी भारी रहे होंगे? बहुत भारी। ये भारी भरकम औजार जानवरों की मोटी खाल उधेड़ने या हड्डियां तोड़ने के काम आते थे। इसके अलावा भारत में बेलन घाटी क्षेत्र में प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में 44 पुरस्थल मिले हैं। 44 पुरस्थल? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इसी घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र से तो हड्डी से बनी एक मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, जो अब कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। यह हमें उस समय की कलात्मकता की एक हल्की सी झलक देती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मध्य पुरापाषाण काल में औजारों का स्वरूप बदलने लगा।
मेरे नोट्स बताते हैं कि अब क्वार्ट्जाइट पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा था और इसे फलक संस्कृति का नाम दिया गया। जी बिल्कुल। हम अक्सर आदि मानव को बहुत सीधा साधा मान लेते हैं, लेकिन क्वार्ट्जाइट जैसे कठोर पत्थर से फलक यानी फ्लेक निकालना ये कोई आसान काम तो नहीं होगा। एकदम सही सवाल है। फलक निकालना दरअसल पत्थर को सिर्फ तोड़ने की प्रक्रिया नहीं थी। कल्पना कीजिए कि आप किसी बहुत ही सख्त प्याज को छील रहे हैं। ओके। आपको पत्थर पर ठीक उसी कोण से और उसी ताकत से चोट मारनी होती है ताकि एक पतला, धारदार और मजबूत हिस्सा छिलके की तरह अलग हो जाए। मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि पत्थर के अंदर वो धारदार औजार कहाँ छिपा है। आपको उसे विजुअलाइज करना होगा। यही तो वो बिंदु है जहां मानव मस्तिष्क का विकास साफ नजर आता है। ये विशुद्ध इंजीनियरिंग थी। इंसान अब सिर्फ जरूरत पड़ने पर कोई भी पत्थर नहीं उठा रहा था, वो बाकायदा टूल डिजाइन कर रहा था। स्विस आर्मी नाइफ का सबसे शुरुआती वर्जन। बिल्कुल। लेकिन एक समय के बाद ये बड़े और भारी औजार भी बेअसर होने लगे और यहीं से कहानी मध्य पाषाण काल में प्रवेश करती है। ये बदलाव कोई शौक नहीं था, बल्कि एक मजबूरी थी। जलवायु गर्म होने लगी थी। तो जानवर भी बदल गए होंगे। बिल्कुल। विशालकाय जानवरों की जगह हिरण या खरगोश जैसे छोटे और तेज दौड़ने वाले जानवरों ने ले ली थी। अब एक भारी हस्तकुठार से आप किसी तेज दौड़ते खरगोश का शिकार तो नहीं कर सकते। जाहिर है, कुल्हाड़ी फेंकने तक तो खरगोश गायब हो जाएगा। उन्हें छोटे, हल्के और सटीक औजार चाहिए थे। इसलिए इस काल में सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ्स का निर्माण शुरू हुआ। पत्थर के बेहद छोटे लेकिन रेजर जैसे तेज औजार, जिन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थे में फंसाकर भाले या तीर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। और शायद औजारों के छोटे होने का सीधा असर उनके समाज के बड़े होने पर पड़ा। वे अब अकेले भारी शिकार करने के बजाय छोटे शिकार के लिए समूहों में काम करने लगे थे। हाँ, समाज का दायरा बढ़ रहा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल पहली बार इसी मध्य पाषाण काल में मिलने शुरू होते हैं। गुजरात के लंघनाज इलाके से 14 मानव कंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र और गंगा घाटी के साक्ष्य तो इस सामाजिक ढांचे की और भी गहरी तस्वीर पेश करते हैं। विंध्य के लेखैया में 17, कुछ स्रोतों के अनुसार 27 कंकाल मिले हैं। गंगा घाटी में महदहा नाम का एक स्थल है जहां बाकायदा एक बुछड़खाना क्षेत्र मिला है, बुचरी एरिया, जहां जानवरों को काटा जाता था, और वहीं हड्डी और सींग से बने उपकरण भी मिले हैं। महदहा के साथ साथ मेरे पास दमदमा और सराय नाहर राय के आंकड़े भी हैं जो सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। दमदमा से कुल 41 शवाधान यानी कब्रें मिली हैं। इनमें से 5 कब्रें युग्म मतलब कपल की हैं और एक कब्र में तो 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। जी। और सराय नाहर राय में एक ही समाधि से 4 शवे एक साथ मिले हैं। ये कब्रें उनकी बस्ती के अंदर ही छिछली और अंडाकार बनी हुई थी। रहने की जगह के ठीक नीचे 3 या 4 शवों को एक साथ दफनाना, क्या ये किसी भयंकर महामारी का संकेत है या कोई अनुष्ठान था? देखिए, पुरातत्वीय नजरिए से देखें तो एक साथ दफनाया जाना किसी अचानक आई बीमारी या हिंसक संघर्ष का परिणाम हो सकता है। लॉजिकल है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात शवों के साथ मिलने वाले उपकरण और मिट्टी के बर्तन हैं। बस्ती के अंदर अंडाकार समाधियों का बनना और मृतकों के साथ उनकी जरूरत का सामान रखना, ये साबित करता है कि मानव अब मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ की अवधारणा पर विश्वास करने लगा था। मतलब वो अपने लोगों से जुड़ाव महसूस कर रहा था। बिल्कुल। उसका अपने समुदाय और परिवार के प्रति जुड़ाव बहुत गहरा हो चुका था। इसी सामुदायिक जुड़ाव का एक और रूप हमें शैल चित्रों यानी रॉक पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। 1867 में आर्किबल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में रॉक पेंटिंग्स खोजी थी। हाँ, वो बहुत शुरुआती खोज थी। लेकिन इस कला का सबसे बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश का भीमबेटका है। 700 से ज्यादा शिलाश्रय और 500 से अधिक शैल चित्र। यूनेस्को ने तो इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है। अगर आज के संदर्भ में देखें तो भीमबेटका की ये गुफाएं मानव सभ्यता की सबसे पहली सोशल मीडिया वॉल थीं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। वे सच में वहां अपनी जिंदगी अपडेट कर रहे थे, है ना, कि आज हमने ये किया है। बिल्कुल। विशिकार के दृश्य, समूह में नाचते हुए लोग और जानवरों के चित्र बना रहे थे। इसी काल में इंसान ने एक और बहुत बड़ी छलांग लगाई, पशुपालन। जानवरों को पालना शुरू किया। जी। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोड़ से
हमें जानवरों को पालतू बनाए जाने के सबसे शुरुआती साक्ष्य मिलते हैं। इंसान अब सिर्फ प्रकृति से ले नहीं रहा था, वो उसे नियंत्रित करना सीख रहा था। और ये नियंत्रण हमें ले जाता है मानव इतिहास की सबसे बड़ी महाक्रांति की तरफ, नव पाषाण काल। शिकार पर निर्भर रहने वाला इंसान अब उत्पादक यानी किसान बन गया। सही कहा। और यहाँ मेरे हाथ में जो नवीनतम शोध की रिपोर्ट है ना, वो इतिहास की हमारी स्थापित टाइमलाइन को पूरी तरह से पलट देती है। मैं समझ गया। आप निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लहुरा देव की खोज की ओर इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। दशकों तक किताबों में यही पढ़ाया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य पाकिस्तान के मेहरगढ़ में है, जहां 7000 ईसा पूर्व में गेहूं उगाया गया। या फिर प्रयागराज का कोल्डी हवा, जहां 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी मिली। हाँ, लेकिन अब संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से जो चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, वे 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। और इस खोज ने वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति बदल दी है। वो कैसे? अगर हम दुनिया भर के प्राचीनतम कृषि साक्ष्यों को देखें तो चीन में चावल की खेती लगभग 7000 ईसा पूर्व में शुरू हुई और मेक्सिको में मक्के की खेती लगभग 6000 ईसा पूर्व में। ओके। लहुरा देव के ये साक्ष्य ये साबित करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान बहुत पहले से ही कृषि विज्ञान को समझ चुका था। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जमीन के नीचे दबा एक बीज भी इतिहास की पूरी किताब को फिर से लिखने की ताकत रखता है। बिल्कुल। जब इंसान ने खेती शुरू की तो उसे खेतों के पास बसना पड़ा। इसी बसने की प्रक्रिया में हमें जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में गर्त आवास यानी पिट ड्वेलिंग्स के साक्ष्य मिलते हैं। जी। इसकी खोज 1935 में डी टेरा और पैटरसन ने की थी। लेकिन मैं सोच रही थी, इंसान जमीन के नीचे गड्ढे बना के क्यों रह रहा था? इसका सीधा कारण वहां का कठोर मौसम था। कश्मीर की जमा देने वाली ठंड और बर्फीली हवाओं से बचने के लिए जमीन के नीचे रहना एक प्राकृतिक इंसुलेशन का काम करता था। ओहो, मतलब एक तरह का हीटर। हाँ, इन गड्ढों में उन्हें गर्माहट मिलती थी। और वहीं पास में गुफकराल नाम की जगह है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है कुम्हार की गुफा। लोग वहां कृषि और पशुपालन दोनों कर रहे थे। बुर्जहोम की एक और बात जो मुझे बहुत भावुक करती है, वो है वहां की कब्रें। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल दफनाया गया था। कुत्तों का महत्व शुरू से रहा है। मतलब मैन्स बेस्ट फ्रेंड का ये रिश्ता कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। ये पाषाण युग से चला आ रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, ये नवपाषाण क्रांति पूरे उपमहाद्वीप में फैल रही थी। और कहां-कहां? बिहार के चिरान से हमें हिरण के सींगों से बने उत्कृष्ट उपकरण मिलते हैं। और अगर हम दक्षिण भारत की ओर चलें, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर जैसे इलाकों में, तो वहां हमें विशाल राख के टीले मिलते हैं। राख के टीले? क्या वे बस अपना सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा करके जला देते थे? नहीं, ये उससे कई अधिक जटिल था। नवपाषाण काल में दक्षिण भारत के ये समुदाय मुख्य रूप से पशुपालक थे। ओके। जब ये चरवाहे मौसम के हिसाब से अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते थे, तो वे अपने शिविरों में इकट्ठा हुए गोबर के विशाल ढेरों को बाकायदा एक अनुष्ठान के रूप में जला देते थे। अच्छा, तो ये कोई अनुष्ठान था? हाँ, ये राख के टीले कोई सामान्य आग नहीं थे, बल्कि उनके मौसमी प्रवास और पशुपालन से जुड़े जटिल सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण हैं। और याद रहे, आग का इतना व्यापक और नियंत्रित उपयोग इसी नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो अब तक आग, खेती, घर, मतलब इंसान की जिंदगी पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी। हाँ, सेटल तो हो गए थे। लेकिन इंसान की फितरत रुकने की नहीं है। पत्थरों के इस लंबे दौर के बाद उसने जमीन से एक ऐसी चीज निकाली जिसने समाज की नींव ही हिला दी, धातु। बहुत बड़ा बदलाव था ये। और जिस पहली धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ वो था तांबा। पत्थर और तांबे के इस संयुक्त युग को ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज कहा गया। लेकिन इस काल को सिर्फ एक तकनीकी प्रगति के रूप में देखना एक बड़ी भूल होगी। क्यों? क्योंकि धातु के आने का सीधा मतलब था संपत्ति का आना। पत्थर सबके लिए मुफ्त था, कहीं से भी उठा लो। लेकिन तांबा दुर्लभ था, जो हर किसी को नहीं मिल सकता था। बिल्कुल। जिसके पास तांबा था उसके पास ताकत थी। ये अमीरी, गरीबी और सामाजिक स्तर के बंटवारे यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की स्पष्ट शुरुआत थी। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे पास भारत के अलग-अलग हिस्सों से इस संस्कृति के भारी भरकम साक्ष्य हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी को ही लें, वहां आहाड़, बालाथल,
बागोर, ओजियाना और गिलुंद जैसे पुरास्थल हैं। जी आहाड़ का तो प्राचीन नाम ही तांबवती यानी तांबे वाली जगह था। जी। वहां तांबा पिघलाने का काम इतने बड़े स्तर पर होता था। गिलुंद से तो पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। और वहाँ के मिट्टी के बर्तन भी बहुत खास थे। विशिष्ट कृष्ण लोहित मृदभांड यानी काले और लाल रंग के बर्तन, जिन पर सफेद रंग से चित्रकारी की जाती थी। बहुत कलात्मक। पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मालवा संस्कृति विकसित हुई। HD सांखलिया द्वारा उत्खनित नवदा टोली में हमें चौकोर और वृत्ताकार घर मिलते हैं। इसी मालवा क्षेत्र के कायथा और एरणपुरा स्थल तो बाकायदा किलाबंद थे। किलाबंदी मतलब ऊंची दीवारें और सुरक्षा घेरे। हाँ इसका मतलब है कि उनके पास बचाने के लिए कुछ ऐसा था जिसे दूसरे लूट सकते थे। बिल्कुल। और ये असुरक्षा की भावना संसाधनों और संपत्ति पर नियंत्रण से ही पैदा होती है। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमें पश्चिमी महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति में मिलता है। यह लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व का समय था। जोरवे संस्कृति में कौन कौन से इलाके थे? यहाँ प्रकाश, नासिक, जोरवे, नेवासा, चांदोली, देमाबाद जो इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था, और इनाम गांव जैसी बस्तियां मिली हैं। इनकी पहचान उनके खास टोटीदार जलपात्र थे। हाँ, स्पाउटेड वेसल्स। लेकिन इनाम गांव का जो लेआउट है उनका, टाउन प्लानिंग, वो सच में हैरान करने वाला है। मैंने इनाम गांव के नोट्स देखे हैं। वहां एक 5 कमरों वाला मकान मिला है, 4 कमरे आयताकार और एक गोल, और उसी के पास एक बड़ा अन्नागार ग्रैनरी भी है। पूरी बस्ती एक खाई से घिरी हुई थी और किला बंद थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा झकझोरती है वो बस्ती का बंटवारा है। क्या बंटवारा था? बस्ती के केंद्र में बीचों बीच सरदार या मुखिया का घर था, और पश्चिमी किनारे पर छोटे छोटे घरों में शिल्पी, मजदूर या कारीगर रहते थे। मतलब एक तरह का VIP एरिया और लेबर क्लास एरिया बन चुका था। यही वो सामाजिक विभेद है जिसकी मैं बात कर रहा था। जो व्यक्ति अनाज और तांबे को नियंत्रित कर रहा था वो केंद्र में रह रहा था। समाज स्पष्ट रूप से वर्गों में बंट चुका था। और शिल्प कर्म भी काफी विकसित हो गया था ना? बहुत उन्नत अवस्था में था। मालवा में सूत कताई के चरखे मिले हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और रेशम के धागे मिले हैं। इनाम गांव में कुम्हार, धातुकार, हाथी दांत और टेराकोटा की मूर्तियां बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे। ये एक विकसित अर्थव्यवस्था का सूचक है। पूर्वी भारत में भी ये संस्कृति सिर्फ महाराष्ट्र या राजस्थान तक सीमित नहीं थी। पूरी भारत में भी काफी साक्ष्य हैं। हाँ, बंगाल के पंडू राजड़ ढिबी और महिषादल से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के चिरांद, सेनुवार, सोनपुर, खैराढ़ी और नरहन तक लोग अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां बसा रहे थे। और दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, मास्की और हल्लूर जैसे स्थल भी इसका हिस्सा थे। हालांकि वहां कृषि से ज्यादा चरवाहा संस्कृति का जोर था। सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, उनकी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत जटिल हो चुकी थी। इनाम गांव से हमें पश्चिमी एशिया जैसी मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। मालवा और राजस्थान में मिट्टी की वृषभ यानी सांड की मूर्तियां मिली हैं, जो बताती हैं कि वृषभ एक धार्मिक प्रतीक बन चुका था। और शवों को दफनाने के तरीके, वो भी इस सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र में मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, जबकि दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम दिशा में। ओहो! और पूर्वी भारत में तो आंशिक शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब शव को पहले जानवरों के खाने के लिए खुले में छोड़ देना और फिर बची हुई हड्डियों को दफनाना। और इन्हीं कब्रों से मुझे वो बात याद आती है जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी, चंदुली और नेवासा की वे कब्रें। हाँ, बच्चों वाली। एक ही बस्ती के बच्चों की कब्रें, जहां कुछ के गले में तांबे के कीमती मनकों का हार है और कुछ के पास साधारण मिट्टी के बर्तन। तांबा, जो मध्य प्रदेश के घुंगेया, जहां 424 तांबे के औजारों की सबसे बड़ी निधि मिली, और राजस्थान के गणेश्वर जैसी जगहों से आता था, जो खेतड़ी की तांबे की खदानों के पास था। जी, इसका साफ मतलब है कि वो बच्चा तो खुद व्यापार नहीं कर रहा था ना, वो संपत्ति उसके माता पिता की थी। उत्तराधिकार यानी इनहेरिटेंस की व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो चुकी थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तांबे की खदानों ने व्यापार को जन्म दिया, व्यापार ने अर्थव्यवस्था को, और अर्थव्यवस्था ने उस वर्ग भेद को जो जन्म के साथ ही तय हो जाता था। लेकिन जमीन के नीचे दबे इतने गहरे रहस्य, घरों का लेआउट, बच्चों की कब्रें, जानवरों की हड्डियां, ये सब हमारे सामने इतनी स्पष्टता से आई कैसे?
कोई तो था जो इन खंडहरों की भाषा को इतने सलीके से पढ़ रहा था। बिल्कुल। इस पूरी तस्वीर को हमारे सामने उकेरने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को जाता है। उनकी शुरुआत कैसे हुई? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पहले पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर 1871 में इसे एक पूर्ण विभाग का रूप दिया गया और 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इस विभाग को केंद्रीकृत किया और जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया, जिन्होंने 1902 में अपना कार्यभार संभाला। अगर सोचा जाए तो इन शुरुआती पुरातत्वविदों का काम उस जासूस की तरह था जिसे 1 करोड़ टुकड़ों वाला जिगसॉ पजल दे दिया गया हो, वो भी बिना उस डिब्बे के जिस पर असली तस्वीर छपी होती है। बहुत सही तुलना है। उन्होंने इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर हमारे लिए पूरी सभ्यता की तस्वीर खड़ी कर दी। और ये तस्वीर हमें इंसान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे इंसान शिकार की तलाश में भटकने, कच्चे मांस और गुफाओं से निकलकर इनाम गांव जैसी किलाबंद बस्तियों, धातु के व्यापार और उन्नत शिल्पकला तक पहुंच गया।